दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान में अपने अगले लेक्चर को लेकर हाजिर हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा 8वां विषय है और आज हम अपने 531 नंबर की क्लास को कवर करने चल रहे हैं। आज की क्लास जो हमारी दोस्तों, इसे अगर आप देखते हैं तो पूरे 15,930 सवाल आपके तैयार हो जाएंगे। ये जो टॉपिक है आपको महसूस होगा कि सर इस तरह का टॉपिक तो हमने फिजिक्स में पढ़ रखा था, लेकिन एक बार फिर से केमिस्ट्री में ये टॉपिक आ चुका है, क्योंकि रासायनिक सेल की जब आप प्राथमिक और द्वितीयक सेल की बात करते हैं या विद्युत चालकता की बात करते हैं तो विद्युत चालकता के जस्ट बाद आप सेल के बारे में पढ़ते हैं और सेल में रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप ही दोस्तों उसमें जो है एनर्जी चेंज होती है, स्थानांतरित होती है, चेंज होती है। तो इसलिए दोस्तों ये टॉपिक हमें केमिस्ट्री में भी एक बार पढ़ने को मिला है। वैसे इस टॉपिक के बारे में आप बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी आज का ये हमारी क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी और बहुत कुछ आसानी से मैं आपको समझा पाऊंगा। ठीक है, तो चलिए आरंभ करते हैं पढ़ना। ध्यान देंगे आप सभी। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो प्लीज आप हमारे पेड कोर्स को जरूर ज्वाइन कीजिएगा या कम से कम डेमो आप जरूर देखिएगा। ठीक है, हमने साइंस तो अभी नहीं स्टार्ट किया, लेकिन हिस्ट्री और पॉलिटी का दोस्तों हमने एक बैच स्टार्ट किया है, इंडिविजुअल बैच है। आप चाहें तो इसे भी जो है ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट किया जाए आज की क्लास को। चलिए आरंभ करते हैं। सबसे आसान सा सवाल है कि वे पदार्थ क्या कहलाते हैं जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो इन्हें हम क्या कहते हैं दोस्तों? यह सुचालक पदार्थ हैं। क्या कहते हैं? सुचालक पदार्थ कहा जाता है। क्यों सुचालक कहा गया? क्योंकि इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती। तो चाहे इन्हें आप सुचालक कहिए या फिर इन्हें ही चालक कहा जाता है। चालक या विद्युत चालक भी इन्हें कहा जाता है। ठीक है, चाहे आप इन्हें चालक पदार्थ कहिए और चाहे इन्हें आप विद्युत चालक पदार्थ कहिए। ठीक है, क्या कह सकते हैं? विद्युत चालक पदार्थ। ठीक है, कुल मिलाजुला के मामला बस इतना सा है कि जहां पर विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है वे कौन कौन से पदार्थ हैं। अच्छा, इसका एग्जाम्पल आपको जानना दोस्तों बड़ा जरूरी है। तो एग्जाम्पल आइए इसका देखते हैं। जैसे जितने भी धातुएं, ठीक है, सभी की सभी धातुएं, जैसे आप चांदी की बात करते हैं, जैसे आप तांबा की बात करते हैं, जैसे एल्यूमिनियम की बात करते हैं, ये जो धातुएं हैं दोस्तों, इन धातुओं में क्या होता है? ये धातुएं सभी सुचालक होती हैं, याद रखेंगे। ठीक है, प्लस याद रखिएगा प्लस। इसके अलावा आपने पारा का नाम सुना होगा, पारा, जिसे आप Hg से डिनोट करते हैं। पारा भी दोस्तों क्या होता है? पूछता है परीक्षा में, क्या पारा भी सुचालक है? क्या पारा में विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, इसे भी आप याद रखेंगे। और लिखिएगा यहां पर मानव शरीर। ठीक है, मानव शरीर। अगर मानव शरीर में विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती तो दोस्तों कभी इंसान को करंट लगता क्या? नहीं लगता ना। लेकिन याद रखेगा कि मानव शरीर में भी विद्युत धारा प्रवाहित होती है। हमारा शरीर विद्युत के लिए सुचालक का काम करता है, इसलिए इसे भी दोस्तों याद रखेगा। इसके अलावा जितने भी अम्लीय लवण होते हैं, ठीक है, जितने भी अम्लीय लवण होते हैं, ठीक है, जितने भी प्रकार के अम्लीय लवण होते हैं, परीक्षा में यहां से सवाल आता है। मानव शरीर और पारा और धातुएं तो बहुत आसान हो गए, तो बच्चा बच्चा जानता है। मान लीजिए परीक्षा में सवाल बने कि क्या अम्लीय लवणों के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित होती है या नहीं होती है? अच्छे अच्छे लोग सवाल को स्किप कर देंगे। मैंने क्या कहा? अम्लीय विलयन के, अम्लीय लवण के जलीय विलयन, अम्लीय लवण के जलीय विलयन में क्या विद्युत धारा प्रवाहित होती है? तो कहिएगा हाँ, प्रवाहित होती है। तो जो बच्चे जानते हो तो है ही है, जो लोग नहीं जानते वो भी दोस्तों आपको जानना है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल, वे पदार्थ क्या कहलाते हैं जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है? ठीक है, जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं अचालक पदार्थ। क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं अचालक पदार्थ, या हम इसे कहते हैं कुचालक पदार्थ। अचालक पदार्थ या कुचालक पदार्थ कहते हैं। पुनः दोस्तों उसी तरह एक अच्छा सा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं कि बताइए वे कौन कौन से पदार्थ हैं जहां पर ये विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो याद रखिएगा, जैसे लकड़ी हो गया, जैसे प्लास्टिक हो गया, ठीक है, जैसे रबड़ हो गया, ठीक है,
जैसे रबड़ हो गया, ठीक है, या फिर और क्या हो सकता है बताइए, लकड़ी, प्लास्टिक, रबड़, ये तो बहुत कॉमन है जो विद्युत के लिए कुचालक का काम करता है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा कागज वगैरह भी हो गया, कागज हो गया, इसके अलावा कांच वगैरह भी हो गया, कांच आदि, ठीक है। ये क्या है दोस्तों, ये विद्युत के लिए कुचालक का काम करते हैं, इसे आप याद रखेंगे, ठीक है। और आगे बढ़िए, अगला सवाल देखिए, कर अचालक या विद्युत रोधी पदार्थ, क्या दिया दोस्तों, विद्युत रोधी पदार्थ, यानी विद्युत रोधी पदार्थ कौन होते हैं, जो कुचालक होते हैं, यही विद्युत रोधी भी होते हैं। सिंपल सी बात है ना, यानी जो विद्युत के चलने में, धारा को प्रवाहित करने में अवरोध पैदा करते हैं, उसे विद्युत रोधी कहा जाता है। या उसी के लिए अचालक शब्द हो गया, ठीक है, न चलने देने वाला, ठीक है। इसको और क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है कुचालक, ठीक है। ये तो हमने पीछे पढ़ चुके हैं ना, तो इसी को क्या कहते हैं, इसी को कुचालक कहते हैं, ये आप याद रखेंगे। कोई समस्या आपको यहां तक नहीं ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा कठिन सवाल अब देखते हैं। कह किसी विद्युत अपघट्य पदार्थ की विद्युत धारा को प्रवाहित करने की शक्ति क्या कहलाती है। अब ये सवाल देखकर बच्चा हैरान, ध्यान से फिर से पढ़िए। कह रहा कोई विद्युत अपघट्य पदार्थ है, उसकी विद्युत धारा को प्रवाहित करने की जो उसकी पावर होती है, जो उसकी शक्ति होती है, क्या कहलाती है, उसी को चालकता कहते हैं, उस पदार्थ की चालकता कहते हैं, ठीक है। विद्युत अपघट्य पदार्थ की विद्युत धारा को प्रवाहित करने की शक्ति क्या कहलाती है, चालकता कहलाती है। इसी को क्या कहते हैं, चालकता। और हर पदार्थ की चालकता अलग अलग होती है। मैं आपसे कहूं, आप करंट जो है विद्युत धारा को प्रवाहित कर रहे हैं, आपके पास 3 तरह के तार हैं, एल्युमिनियम का तार है, तांबे का तार है और चांदी का तार है। किसमें सबसे तेज विद्युत धारा प्रवाहित होती है, ये आप बताइए, ठीक है। तो विद्युत धारा का प्रवाह चांदी के तार में सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद तांबे में, उसके बाद एल्युमिनियम में। ऐसा नहीं कि प्रवाहित नहीं होगा। जैसे मैं कहूं, आप गाड़ी चलाते हैं, अब एक दोस्तों एक्सप्रेसवे है, एक 6 लेन की सड़क है, एक 4 लेन की सड़क है, एक 2 लेन की सड़क है, एक सिंगल लेन की सड़क है, और एक गांव की कच्ची सड़क है। बताइए गाड़ी कहां तेज चलेगी? चलेगी तो सब पे। क्या कच्ची सड़क पे गाड़ी नहीं चलती? चलती है। क्या 2 लेन पे गाड़ी चलती है तो 4 लेन पे नहीं चलती? हर जगह गाड़ी चलती है। तेज कहां चलेगी? बात को समझ रहा ना? ये ठीक वैसा एग्जांपल है। तो ये चालकता डिपेंड करती है, जैसे आपके लिए रोड और उसकी साइज डिपेंड करता है कि गाड़ी कितनी स्पीड में जाएगी और कहां तेज चल सकती, कहां धीमे चलेगी ना। ये उस रोड की साइज जो डिसाइड करेगी कि रोड की चौड़ाई कितनी है, रोड की क्वालिटी कैसी है। केवल चौड़ाई नहीं, उसकी क्वालिटी कैसी है भी डिपेंड करता है। समझ रहे? उसी तरह से विद्युत धाराएं जो प्रवाहित होती है, ये कहीं भी, चाहे विद्युत अपघट्य पदार्थ हो या कोई भी हो, ये चालकता डिसाइड करती है। अब आपको अपने भाषा में समझ में आ गया? आप कनेक्ट करके पढ़ो, तब चीजों को आप और आसानी से जो है सीख पाएंगे, समझ पाएंगे। अब सुनिए, कह रहा वे पदार्थ क्या कहलाते हैं जो जल में आयनित हो जाएं, ठीक है। जो जल, अच्छा एक चीज याद रखेगा, जो जल में आयनित हो जाएं, ये जल में अगर आयनित हो गया तो याद रखेगा जितने भी पदार्थ जल में आयनित होते हैं, ये सभी के सभी विद्युत के लिए सुचालक का काम करते हैं। बहुत बढ़िया काम करते हैं, विद्युत के लिए सुचालक का काम करते हैं, क्योंकि ये जल में आयनित हो गए हैं। इसीलिए इन्हीं पदार्थों को विद्युत अपघट्य कहा जाता है। जो यहां परेशान रहते हैं कि सर विद्युत अपघट्य का मतलब क्या होता है, तो एक लाइन में याद रखिएगा, विद्युत अपघट्य का मतलब होता है वे पदार्थ जो जल में आयनित हो जाएं, ठीक है। जो जल में आयनित हो जाएं, उन्हीं को क्या कहा जाता है, उन्हीं को विद्युत अपघट्य पदार्थ कहा जाता है। जैसे मैं आपको बताऊं, आयनित होना मतलब समझ रहे हैं? बच्चा फिर नहीं समझ पाया। सर एक चीज आप समझा रहे हैं, एक चीज कठिन बता दे रहे हैं। सर विद्युत अपघट्य समझ में आ गया, आयनित माने क्या होता है? टूट जाना। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, सोडियम क्लोराइड, आपने नमक को पानी में मिला दिया, क्या कर दिया? एक एग्जांपल लीजिए, ठीक है। सोडियम क्लोराइड NaCl, यानी नमक को जल में मिलाने पर, नमक को जल में मिलाने पर, ठीक है, ये आयनित हो जाता है। ये आयनित हो जाता है। फलस्वरूप क्या होता है दोस्तों? Na अलग हो जाता है, Cl अलग हो जाता है। फलस्वरूप ये दोनों टूट जाते हैं। NaCl अलग अलग टूट जाते हैं, ठीक है, अलग अलग हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। और जब ये अलग अलग हो जाते हैं दोस्तों, तो इस पे माइनस और प्लस का चार्ज आ जाता है। सोडियम पर प्लस चार्ज होता है, ध्यान दीजिएगा, सोडियम पर प्लस चार्ज होता है। और ये जो क्लोरीन है दोस्तों, NaCl, ठीक है, ये क्लोरीन पर दोस्तों माइनस चार्ज होता है। कैल्शियम नहीं है, क्लोरीन है,
ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कैल्शियम को Ca से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो ये NaCl हो गया, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। तो ये नमक के जो विद्युत अपघट्य होते हैं ये टूट जाते हैं, ये आप याद रखेंगे NaCl, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो ये इस तरह से टूट जाते हैं, तो यही होता है आयनित होना। और जहां कहीं भी आयनित होना लिख दे फिर जान जाइए कि वो क्या हो गया, विद्युत का सुचालक हो गया है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा वे विद्युत अपघट्य क्या कहलाते हैं, जो आयन में लगभग पूर्णतः क्या हो जाते हैं दोस्तों, आयन में पूर्णतः वियोजित हो जाते हैं। ये तो और अच्छी बात है, अगर पूर्णतः वियोजित हो गए तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो जब पूर्णतः वियोजित हो जाते हैं अब ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं प्रबल विद्युत अपघट्य। क्या कहलाते हैं, अब ये कहलाते हैं प्रबल विद्युत अपघट्य। देखिए प्रबल होने के लिए जरूरी क्या है, जब पूर्णतः आयनित हो जाए, ठीक है। क्या हो जाए दोस्तों, जब पूर्णतः आयनित हो जाए तब दोस्तों उसी को क्या कहा जाता है, उसी को प्रबल विद्युत अपघट्य कहा जाता है। ये तो और अच्छा केस हो गया। अच्छा आप मुझे बताओ, विद्युत अपघट्य के केस में सुचालक का काम होता था, तो प्रबल विद्युत अपघट्य के केस में ये तो अब तो और ज्यादा सुचालकता यहां पर आ जाएगी, ठीक है। ये और ज्यादा दोस्तों सुचालकता यहां पर आ जाएगी, ठीक है। आएगी कि नहीं आएगी आप बताओ, सिंपल सी बात है, ये आ जाएगी, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, एग्जांपल इसका क्या है, जैसे आपने एग्जांपल ले लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। एग्जांपल ले लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl का, या H2SO4 का ले लिया, ठीक है, ठीक है। या तो हाइड्रोजन क्लोराइड ले लिया HCl जिसको आप कहते हैं, या H2SO4 ले लिया जिसको आप सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। ये दोनों दोस्तों प्रबल क्या कहे जाते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्य कहे जाते हैं, ठीक है। सल्फ्यूरिक अम्ल, अरे लिख लो भैया, अरे अब एक एक चीजें आपको बताना पड़ता है, ठीक है, ठीक है। ये हाइड्रोक्लोराइड है, और ये सल्फ्यूरिक अम्ल है, ठीक है। तो इसको दोस्तों आप याद रखेंगे, ये दोनों के दोनों प्रबल विद्युत अपघट्य कहे जाते हैं। मान लीजिए परीक्षा में सवाल आया कि प्रबल विद्युत अपघट्य है, 4 ऑप्शन दे दिया, उसमें से H2SO4 को पहचान लीजिएगा, HCl को पहचान लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आप इन्हें याद रखेंगे, ठीक है। अगला बढ़िए सवाल, कह रहा है वे विद्युत अपघट्य क्या कहलाते हैं, ध्यान से सुनिएगा, वे विद्युत अपघट्य क्या कहलाते हैं जो आयनों में क्षीण वियोजन प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। पूर्णतः वियोजित हो रहे थे तब तो प्रबल थे, अगर यहां क्षीण वियोजन प्रदर्शित कर रहे हैं इसका मतलब दुर्बल है। इसका मतलब क्या दोस्तों, क्योंकि क्षीण है तो क्षीण का मतलब कमजोर होता है, क्षीण का मतलब क्या होता है, कमजोर होता है, और कमजोर के लिए एक शब्द होता है दुर्बल, ठीक है। क्या शब्द होता है, दुर्बल विद्युत अपघट्य, दुर्बल विद्युत अपघट्य दोस्तों कहे जाते हैं। तो याद रखेगा, ऐसे विद्युत अपघट्य जो आयनों में क्षीण वियोजन प्रदर्शित करते हैं उन्हीं को कहा जाता है। इसमें दुर्बल वाले में क्या होता है, आयनों की सांद्रता कम होती है, ठीक है। इसमें आयनों की सांद्रता क्या होती है, अत्यंत कम होती है, क्योंकि जितना ज्यादा होगा सुचालकता उतनी ज्यादा होगी। जब यहां पे आयनों की सांद्रता कम हो जाएगी तो सुचालकता कम हो जाएगी। जैसे अगला सवाल आपके मन में, जैसे तो आपके पीछा ही नहीं छोड़ रहा है, जैसे एसिटिक अम्ल, जैसे क्या हो जाएगा दोस्तों, एसिटिक अम्ल, यह इसी का उदाहरण है। या फिर अमोनिया हो गया NH3, ठीक है, अमोनिया हो गया, यह भी दोस्तों इसी का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, यह दुर्बल विद्युत अपघट्य के उदाहरण है विद्युत अपघट्य, लेकिन दुर्बल है, कमजोर है। क्यों, क्योंकि आयनों की सांद्रता बहुत कम पाई जाती है, जितना ज्यादा आयनों की सांद्रता होगी उतना ज्यादा विद्युत अपघट्य माना जाएगा। ये इतने सवाल दोस्तों इंपॉर्टेंट है। कह रहा है वे यौगिक क्या कहलाते हैं जो द्रव अवस्था या विलयनों में विद्युत अचालक, ध्यान दीजिएगा क्या लिख दिया, अचालक। अचालक का मतलब क्या हो गया, कुचालक हो गया, ठीक है भाई। अचालक का सीधा सीधा अर्थ क्या है, कुचालक हो गया। कह रहा है कि ये कुचालक होते हैं, तो भैया अब विद्युत अपघट्य नहीं रहेगा, ये उसका उल्टा हो जाएगा, कुचालक हो गया ना। विद्युत अपघट्य तो सुचालक होता है, हम कुचालक की बात कर रहे हैं। इसे कहा जाता है विद्युत अनपघट्य। क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है विद्युत अनपघट्य, ठीक है। ये ठीक दोस्तों उल्टा हो जाता है, विद्युत
अनअपघट्य हो जाता है। ठीक है, क्यों? यहां सीधा सीधा लिखा है कि विलयन में क्या हो जाता है, विद्युत कुचालकता को यह प्रदर्शित करता है। इसी को अविद्युत अपघट्य भी कहा जाता है। मान लो अनअपघट्य की जगह लिख दिया अविद्युत अपघट्य। ठीक है, अविद्युत अपघट्य, ये दोनों दे सकता है। आप अपने एग्जाम में देख लीजिएगा कि आपके ऑप्शन में विद्युत अनपघट्य लिख रहा है या अविद्युत अपघट्य लिख रहा है, जैसा दे। इसमें केवल एक चीज याद होता है, ध्यान दीजिएगा, इसमें ना तो मुक्त आयन होता है ना ही मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। जब मुक्त आयन इलेक्ट्रॉन होगा नहीं, सुचालकता आएगी कहां से? वो कुचालक बन जाएगा। ठीक है, तो यहां पे लिख लीजिएगा एक लाइन में। ठीक है, इस स्थिति में न तो मुक्त आयन या, ऐसे लिखिए, इस स्थिति में ठीक है, इस स्थिति में मुक्त आयन इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। ठीक है, और जब दोस्तों ये मुक्त इलेक्ट्रॉन या आयन नहीं है तो कुचालक तो होगा ही, क्योंकि मैंने आपको समझाया है सुचालकता के लिए आयन होना जरूरी है, और जितना ज्यादा आयन होगा उतना ज्यादा सुचालक मान। अब यही आयनों की सांद्रता बढ़ गई तो प्रबल हो गया, कम हो गई तो दुर्बल हो गया, बहुत कम हो गई तो दुर्बल, बीच में है तो कोई बात नहीं। ठीक है, लेकिन अगर नहीं है तो दोस्तों या अनपघट्य कहलाएगा या अविद्युत अपघट्य कहलाएगा। ठीक है, सब समझाने वाले के ऊपर होता है। मैं आपको बार बार समझाता हूं, कठिन जैसा कुछ नहीं, सिर्फ समझाने वाले के ऊपर है कि समझाने वाला कितना आसान भाषा में चीजें आपको समझा दे। करा विद्युत अनअपघट्य, ये कह तो दिया। करा अनअपघट्य यौगिकों का कुछ उदाहरण दे दीजिए, तो मान लिया कुछ एग्जाम्पल दे दीजिए, ले लीजिए एग्जाम्पल। जैसे एल्कोहल ले लीजिए, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है दोस्तों? एल्कोहल। ठीक है, एल्कोहल यानी शराब जो होता है, शराब में पानी में तो करंट छोड़ के देख लिया, कभी शराब में करंट छोड़ के देखिए। ये शराब जो एल्कोहल होता है विद्युत का कुचालक होता है। गजब बात कर रहे हैं सर, हाँ होता है। इसी तरह से क्लोरोफार्म परीक्षा में आप देता है कि बताइए जो क्लोरोफार्म होता है, खतरनाक होता है क्लोरोफार्म। ठीक है, सुंघा दीजिए तो आदमी बेहोश हो जाए। यह भी दोस्तों विद्युत के लिए कुचालक का काम करता है। यूरिया वगैरह जो होता है, यूरिया, यह भी दोस्तों, अमोनिया बेचारा दुर्बल था, यूरिया तो और गिरी हालत में चला गया और कुचालक हो गया यूरिया। ठीक है, इसको याद रखेंगे। आसुत जल परीक्षा में खूब पूछता है, क्या पूछता है? आसुत जल या फिर शर्करा वगैरह पूछता है। ये सब दोस्तों क्या कहे जाते हैं? ये सभी के सभी विद्युत के कुचालक होते हैं, या एक तरह के विद्युत अनपघट्य की श्रेणी में आते हैं, या अविद्युत अपघट्य की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होता नहीं है, मुक्त आयन होता नहीं है, इसीलिए सब के सब विद्युत के लिए कुचालक का काम करते हैं। इसमें से कुचालक होना मतलब एक लाइन की बात कि इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, बस। कुचालक कहने से मतलब क्या है? इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। ये दोस्तों आप ध्यान में रखेंगे। अगले सवाल पे चला जाए। अगला सवाल दे रहा है कि वे सेल क्या होता है जी? सेल लिखो। वह सेल जिनमें रासायनिक अभिक्रिया के कारण विद्युत उत्पन्न होती है तथा जिनमें एक इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होता है। ये इंपॉर्टेंट आपके लिए। एक इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण और दूसरे इलेक्ट्रोड पर क्या होता है दोस्तों? अपचयन होता है। ये तो सेल की खासियत ही होती है दोस्तों। जितने भी सेल होते हैं, खास करके जितने भी विद्युत रासायनिक सेल होते हैं, उनके एक इलेक्ट्रोड पर भाई प्लस माइनस होता है ना, तो एक तरफ दोस्तों ऑक्सीकरण होता है, दूसरी तरफ अपचयन होता है। ये हम किसकी बात कर रहे हैं? ये हम विद्युत रासायनिक सेल की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये हम किसकी बात कर रहे हैं? विद्युत रासायनिक सेल की बात कर रहे हैं। तो यही दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। कौन से सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं? दोस्तों सेल क्या होता है? सेल एक तरह की बैटरी होती है। सेल क्या होता है दोस्तों? सेल एक तरह की बैटरी होती है। ठीक है, अब इस बैटरी में दोस्तों ऊर्जा भरी होती है। किस रूप में ऊर्जा भरी होती है? इसमें रासायनिक ऊर्जा होता है। क्या होता है दोस्तों? रासायनिक ऊर्जा। जब इसको आप कहीं मतलब उपयोग करना चाहते हैं तो इस रासायनिक ऊर्जा को यह विद्युत ऊर्जा में बदल देती है। जैसे इस बैटरी को लगा दिया टार्च में, टार्च जलने लगा। इस बैटरी को लगा दिया खिलौने में, खिलौना काम करने लगा। इसको अलग अलग जगह पे हम यूज कर सकते हैं। तो याद रखेगा रासायनिक ऊर्जा को, ठीक है, विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? विद्युत ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में दोस्तों कौन बदलता है? तो यह बदलने का काम कौन करता है? विद्युत रासायनिक सेल करता है। ठीक है, विद्युत रासायनिक
रासायनिक सेल जो होता है यही दोस्तों ये काम करता है, ठीक है। इसमें बहुत सारे सेल आते हैं, जैसे गैल्वेनिक सेल आते हैं, ईंधन सेल आते हैं। अभी आपको एक एक करके मैं सभी से संबंधित सवालों को समझाऊंगा। अभी के लिए तो ये इतना ही याद रखो, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। एक इंपॉर्टेंट सवाल लेता है कि सामान्य गैल्वेनिक, देखिए गैल्वेनिक को ही वोल्टिक सेल भी कहा जाता है, तो कंफ्यूजन में मत रहिएगा, ठीक है। कह रहा है सामान्य गैल्वेनिक या वोल्टिक सेल या शुष्क सेल या सीसा संचायक बैटरी द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। इसमें कौन सी ऊर्जा होती है? इसमें रासायनिक ऊर्जा होती है। बैटरी में मैं आपको अभी भी समझाया कि बैटरी में रासायनिक ऊर्जा पाई जाती है, तो याद रखिएगा यही रासायनिक ऊर्जा बदलती है किसमें दोस्तों? यही रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है, ये आप याद रखें। तो बैटरी के अंदर किस रूप में ऊर्जा संचित रहती है? तो रासायनिक ऊर्जा संचित रहती है, इसीलिए तो रसायन विज्ञान में इसके बारे में अध्ययन किया जा रहा है। वरना आज ये चैप्टर में आपको क्यों पढ़ाता आज का चैप्टर भाई? करिए आगे बढ़िए। करा 2 या 2 से अधिक गैल्वेनिक सेलों को, ठीक है, किस क्रम में जोड़ने पर बैटरी बनती है। गैल्वेनिक सेल जो होता है इसको किस क्रम में जोड़ दिया जाए कि बैटरी बनती है। देखिए होता कैसा गैल्वेनिक सेल, मैं आपको बता दूं। ये देखिए गैल्वेनिक सेल ऐसे बना लिया, ठीक है, ऐसे, ठीक है, ऐसे बना लिया। ठीक है, अब इसको जोड़ा कैसे जाता है? मान लीजिए प्लस था, ये माइनस था, फिर ये प्लस था, फिर माइनस था, ये प्लस था, ये माइनस था। माइनस को प्लस में जोड़ते हैं, माइनस को प्लस में जोड़ते हैं, ऐसे करके जोड़ते हैं, ठीक है। तो इसी को कहा जाता है श्रेणी क्रम में जोड़ना। क्या कहा जाता है? श्रेणी क्रम में जोड़ना। श्रेणी क्रम में जोड़ने का मतलब क्या होता है? माइनस वाला प्लस में जाके जुड़ता है, ठीक है। एक बैटरी का माइनस सिरा अगली बैटरी के प्लस सिरा से जाके जुड़ता है, फिर उस बैटरी का माइनस सिरा अगली श्रेणी से जुड़ता है, ठीक है। तो इसी को दोस्तों कहा जाता है, इसी प्रक्रम को क्या कहा जाता है? इसी को श्रेणी क्रम में जोड़ना कहा जाता है। तो गैल्वेनिक सेल जो होते हैं, वोल्टिक सेल जो होते हैं, आपके घर में इन्वर्टर लगा होगा, इन्वर्टर देखिए ऐसे जुड़ा रहता है, ठीक है। तो जब जोड़ा जाता है इनको, तभी दोस्तों क्या कहलाते हैं? ये बैटरी का रूप धारण करते हैं। तो इन्हीं को जोड़ करके बैटरी तैयार किया जाता है, ठीक है। आगे देखिए, कह रहा विभिन्न व्यावसायिक सेलों के 2 प्रकार दोस्तों कौन से होते हैं? इसके 2 ही प्रकार होते हैं मुख्य रूप से। एक होता है प्राथमिक सेल, दूसरा होता है द्वितीयक सेल, ठीक है। प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल, ठीक है। प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल ये 2 होते हैं। ये जितने मतलब व्यावसायिक स्तर पे इसका उपयोग किया जाता है। आइए इससे संबंधित हम लोग सवालों को देखते हैं। करा किन सेलों में इलेक्ट्रोड अपक्रिया केवल एक बार उत्पन्न होती है और कुछ समय बाद वह सेल क्या हो जाती है? मृत हो जाती है, यानी उसको रिचार्ज नहीं कर सकते, दोबारा उसको यूज नहीं कर सकते, केवल एक ही बार इस्तेमाल किया जा सकता है। ये हम बात कर रहे हैं प्राथमिक सेल का। किसकी बात कर रहे हैं? ये हम प्राथमिक सेल की बात कर रहे हैं। प्राथमिक सेल को बार बार उपयोग में नहीं लाया जा सकता है, केवल एक बार उपयोग में लाया जा सकता है। जैसे मार्केट से जो आप 10-5 की बैटरी खरीदते हैं, जिसको आप घड़ी वगैरह दीवार घड़ियों में लगाते हैं, टीवी के रिमोट वगैरह में लगाते हैं, ठीक है, तो वो प्राथमिक सेल होता है, याद रखेंगे। प्राथमिक सेल का उदाहरण है दोस्तों, प्राथमिक सेल का उदाहरण है शुष्क सेल, ठीक है। परीक्षा में आता है कि प्राथमिक सेल का उदाहरण बताइए, तो क्या बताएंगे? शुष्क सेल हो गया, पारा सेल हो गया, क्षारीय बैटरी हो गई, ठीक है। क्या हो गया? क्षारीय बैटरी हो गई, ठीक है, क्षारीय बैटरी हो गई, ठीक है। ये सब दोस्तों किसमें आते हैं? प्राथमिक सेल के अंतर्गत आते हैं। एक बार यूज करने के बाद इनको बस अब इनका कोई इस्तेमाल नहीं होता, दोबारा इसको आप उपयोग नहीं कर सकते हैं। और उपयोग कहां कहां होता है तो आप भली भांति जानते हैं, आपके घर में कईयों जगह ऐसे जो है सेल लगे होंगे, ठीक है। ध्यान देंगे, आज हमारा 8वां सब्जेक्ट चल रहा है और बहुत रफ्तार में क्लास चल रही है। अब तो केमिस्ट्री को समाप्त करके ही दम लेना है, ठीक है। अब तो केमिस्ट्री को समाप्त करके ही दम लेना है, तो आराम से आप जो है जुड़े रहिए और पढ़िए ध्यान से, ठीक है। अब तक मैं आपको 7 विषय पढ़ा चुका हूं। इतना अस्कती मत बनिए कि प्लेलिस्ट में भी न जा पाइए, ठीक है। अरे कम से कम प्लेलिस्ट तक चले जाइए। ये अलग अलग विषय का प्लेलिस्ट मतलब होता है फोल्डर। स्टडी 91 चैनल पर आइए, अलग अलग फोल्डर आपको मिल जाएगा, उसमें सारी क्लास भरी हुई है। इसी जैसे आज की क्लास आप पढ़ रहे हैं, इसी तरह से हूबहू इसी पैटर्न पर, इतने ही शिद्दत, इतने ही मेहनत के साथ और इतने ही क्वालिटी के साथ मैंने हर बैच जो है पढ़ाया हुआ, हर एक सब्जेक्ट कंप्लीट करा है। तो चाहे आप कोई भी सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, लेकिन कम से कम इस क्लास को आप जरूर देखिए। ये बहुत अच्छी क्लास है, आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद भी है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, करा किन
किन सेलों को पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता। क्या लिखा है? नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो याद रखेगा ये प्राथमिक सेलों को। ठीक है, प्राथमिक सेल जितने होते हैं इनको चार्ज नहीं किया जा सकता, केवल एक बार इनका उपयोग करके बस ये खत्म हो जाती है, फिर दोबारा ये बैटरी को आप चार्ज नहीं कर सकते। ये इसके बारे में होता है। ठीक है, करा किन सेलों का उपयोग टार्च में किया जाता है, खिलौनों में किया जाता है, फ्लैश प्रकाश के लिए किया जाता है, कैलकुलेटर वगैरह के लिए किया जाता है, टेप रिकॉर्ड के लिए किया जाता है, या फिर कहिए रिमोट वगैरह में हम यूज कर लेते हैं। ये कौन सा सेल होता है? ये वही प्राथमिक सेल है। ठीक है, ये वही प्राथमिक सेल है। ये आप याद रखेंगे, केवल एक बार उपयोग। ठीक है, केवल एक बार उपयोग दोस्तों इसका किया जा सकता है। ये आप याद रखेंगे, प्राथमिक सेल की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से और आगे बढ़िए। अगला दे रहा है कि किन सेलों को विद्युत धारा प्रवाह द्वारा पुनः आवेशित किया जा सकता है। वे कौन से सेल हैं जिनको दोबारा चार्ज कर सकते हैं? तो दोबारा चार्ज किया जा सकता है द्वितीयक सेल को। किसे चार्ज कर सकते हैं दोस्तों? दोबारा हम किन सेलों को चार्ज कर सकते हैं? द्वितीयक सेल की खासियत होती है कि उसे दोबारा हम चार्ज कर सकते हैं, जैसे सीसा संचायक सेल या लेड एसिड बैटरी का नाम सुना होगा आपने। ठीक है, इसका उदाहरण क्या है? लेड एसिड बैटरी, या फिर आपने नाम सुना होगा उसका लिथियम आयन बैटरी। ठीक है, लिथियम आयन बैटरी। ठीक है, कहां इसका इस्तेमाल होता है? उपयोग दोस्तों इसका कहां है? आप सीधा उसको इसका उपयोग देखिए, मोबाइल की बैटरी। ठीक है, मोबाइल की बैटरी। ठीक है, मोबाइल की बैटरी हो गया। इन्वर्टर, घर का जो इन्वर्टर है वो हो गया। गाड़ी की बैटरी। ठीक है, व्हीकल में जो लगी हुई बैटरी है, गाड़ी की बैटरी, ये रोज उतर रही है, रोज चार्ज हो रही है, रोज चल रही है। ईवी गाड़ियां आ गई, उनमें जो बैटरी लगती हैं लिथियम आयन बैटरी, उसको बार बार चार्ज किया जा सकता है। मैं माइक लगाया हूं, इसकी बैटरी ये रोज चार्ज होती है। देखिए, ये माइक चार्ज करने का एक हमारे पास यंत्र है। ठीक है, इसमें बैटरी लगा दिया जाता है और उसके बाद ये चार्ज हो जाती है। दोबारा इसको इन बैटरियों का उपभोग किया जा सकता है। ठीक है, और अगर प्राथमिक सेल की बैटरी रहती है तो कितना बैटरी हम फेंक देते हैं अब तक। ठीक है, तो इस तरह से ये चीज भी याद रखें। कहीं दिक्कत आपको? आसान तरीके से आप समझते चलिए। बहुत आसान है यार, कठिन बिल्कुल नहीं है ना, एकदम आसान है। बस आप मन लगा लो कि नहीं मुझे नितिन सर से पढ़ना है, फिर तो आसान लगेगा ही लगेगा। करा किन, ये सेलों लिख गया, गलती हो गया है। किन सेलों को संचयी सेल या संग्रह सेल भी कहा जाता है। संग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि दोस्तों उन्हें पुनः चार्ज किया जा सकता है। ठीक है, दिखेगा पुनः चार्ज किया जा सकता है। इसीलिए दोस्तों इन्हें क्या कहा गया है? इन्हें संचयी सेल कहा गया है। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं द्वितीयक सेल की। हम किसकी बात कर रहे हैं? द्वितीयक सेल की। यही वो बैटरी है जिन्हें आप दोबारा जो है चार्ज कर सकते हैं, बार बार चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, करा सीसा संचायक सेल या निकिल कैडमियम सेल, या फिर ये सब किसके उदाहरण है? प्लस और लिख लीजिए, प्लस लिथियम आयन सेल। ठीक है, लिथियम आयन सेल, ये सब दोस्तों किसके उदाहरण हैं? ये सभी के सभी द्वितीयक सेल के उदाहरण हैं। द्वितीयक सेल के उदाहरण हैं, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, किसके उदाहरण हैं? ये द्वितीयक सेल के उदाहरण हैं, इसे आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और आगे बढ़िए। करा वह सेल जिसका वाहक बल स्थिर, ध्यान दीजिएगा, अब यहां सवाल बदल रहा है, जिसका वाहक बल स्थिर तथा पुनः प्राप्त किया जा सकने वाला होता है। ठीक है, तथा जिसके मान में ताप परिवर्तन के साथ नगण्य परिवर्तन होता है, यानी किसी भी तरह का कोई भी ताप परिवर्तन नहीं होता है। ये कौन सा सेल है? ये जैसे देखा, पुनः बच्चा रट के बैठा था, पुनः चार्ज, द्वितीयक सेल, उत्तर दे दिया द्वितीयक सेल। अरे पुनः चार्ज कहां लिखा है जी? चार्ज शब्द कहां है बताओ? पढ़ो एक बार फिर से। वह सेल जिसका वाहक बल स्थिर तथा पुनः प्राप्त किया, वाहक बल को हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं, न कि यहां चार्ज करने की बात हो रहा है। अरे ये मानक सेल है, ये दूसरे टाइप का सेल है। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम मानक सेल कहते हैं, प्रमाण सेल कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं मानक सेल। इसे हम कहते हैं प्रमाण सेल। इसे हम और एक नाम देते हैं, बड़ा खतरनाक नाम है, अभिवाक सेल। एक ही बात है, मानक सेल कहिए, प्रमाण सेल कहिए, अभिवाक सेल कहिए, सब एक ही बात है। एक लाइन की बात याद रखेगा, इसमें वाहक बल को पुनः प्राप्त किया जा सकता, बस।
ऐसा सेल जिसमें वाहक बल को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। ताप से कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर का नाता रिश्ता नहीं है, बस जान जाइए ये मानक सेल है। अरे मानक सेल को स्टैंडर्ड सेल कहते हैं, मानक सेल कोई आम सेल नहीं है, स्टैंडर्ड सेल है। कह वेस्टर्न कैडमियम सेल, वेस्टर्न कैडमियम सेल ये किस सेल का उदाहरण है? तो याद रखेगा ये उसी मानक सेल का उदाहरण है, उसी मानक सेल का उदाहरण है जिसे क्या कहा जाता है, जिसे स्टैंडर्ड सेल कहते हैं दोस्तों, याद रखेंगे, ठीक है, याद रखेंगे। और इसमें मैंने क्या बताया था, वाहक बल को पुनः प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है, वाहक बल को पुनः प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है, बस इतनी सी बात याद रखेंगे। तो वेस्टर्न कैडमियम जो है दोस्तों, एक निकिल कैडमियम आपने पढ़ा था पीछे दोस्तों, एक मैंने आपको निकिल कैडमियम पढ़ाया था, ठीक है, निकिल कैडमियम सेल। तो देखिए निकिल कैडमियम जो है दोस्तों ये द्वितीयक सेल है, निकिल कैडमियम क्या है, द्वितीयक सेल है, और वेस्टर्न कैडमियम दोस्तों क्या है, ये आपका मानक सेल है, दोनों में अंतर है। तो खाली कैडमियम रटने से आपका काम नहीं चलने वाला है, गलती हो जाएगा फिर, ठीक है। तो इसको भी दोस्तों आप ध्यान में रखिएगा और अलर्ट होके पढ़िएगा। कह रहा है कौन सा सेल मुक्त ऊर्जा परिवर्तन के, कौन सा सेल मुक्त ऊर्जा परिवर्तन के भाग के सतत रूपांतरण के लिए विद्युत रासायनिक साधन का काम करता है? ये कौन सा सेल है? बहुत आसान है भैया, ये है ईंधन सेल। क्या दोस्तों? ईंधन सेल। ईंधन सेल में ध्यान दीजिएगा, ईंधन सेल में अभिक्रिया होती रहती है, विद्युत पैदा होता रहता है, यही होता है ईंधन सेल में। जहां कहीं भी ईंधन सेल होगा, ये रासायनिक अभिक्रिया इसमें भी होता है, लेकिन वो प्रक्रिया चलती रहती है, यहां ताप का कोई लेना देना नहीं होता है, ये सतत प्रक्रिया होती है, बनती रहती है, यहां पर बिजली बनती रहती है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। तो ये ईंधन सेल, जिसे फ्यूल सेल भी कहा जाता है, याद रखेंगे, ठीक है। करा ईंधन सेल रासायनिक ऊर्जा के कितने भाग को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है? तो इसके भी दोस्तों दो जवाब हैं। कहीं कहीं पे लिखा है कि लगभग 75% और कहीं कहीं पे लिखा है कि लगभग 60 से 70%। क्या लिखा है? कहीं कहीं पे लिखा है 60 से 70 और कहीं कहीं पे लिखा 75। अब जो आपको उचित लगे, मेरे हिसाब से ऐसा लफड़ा है तो 70 मान लीजिए, दोनों के बीच का आंकड़ा। भाई 60 और 75 के बीच का आंकड़ा 70-72 के आसपास मान लीजिए, ये ज्यादा अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप जो है ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल करा ईंधन सेल में प्रयुक्त, ईंधन सेल में प्रयुक्त ईंधन जो है ये किस अवस्था में हो सकता है? अरे भाई ऐसी कैसे बात कर दिया, अगर इसकी अवस्था बताई जाए तो याद रखिएगा, अब दो अवस्था में हो सकता है ईंधन, या तो गैसीय अवस्था में हो सकता है और या तो दोस्तों ये द्रव अवस्था में हो सकता है, ठीक है। अब देखिए कैसे कैसे, मान लीजिए ईंधन सेल में जो ईंधन प्रयुक्त हो रहा है, अगर वो गैसीय अवस्था में है, जैसे उस प्राकृतिक गैस है, हाइड्रोजन है, जैसे प्राकृतिक गैस है या फिर हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन है, किसी भी अवस्था में हो सकता है, तो प्राकृतिक गैस हाइड्रोजन या फिर मेथेनॉल वगैरह ले लीजिए, ठीक है, मेथेनॉल है, तो ये सब हो सकते हैं। अगर यही द्रव अवस्था में है, मेथेनॉल यहां मत करिए बल्कि मेथेनॉल को यहां रखिए, ठीक है, तो ये हो जाएगा। और अगर द्रव अवस्था में है तो मेथेनॉल को करिए, ठीक है, मेथेनॉल। तो ये जो है दोनों अवस्थाओं में हो सकता है, याद रखेगा। यानी जो ईंधन सेल है इसमें जो ईंधन होगा, इसकी अवस्था कैसी होगी, ठोस मत कीजिएगा, या गैसीय या द्रव दोनों अवस्थाओं में हो सकती है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। करा कौन सी सेल ईंधन की ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में दोस्तों परिवर्तित कर देती? ये कौन सी सेल है? वो ईंधन सेल ही तो है भैया। ये ईंधन ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित कर देता है? तो याद रखेगा, इसका नाम ही तो है ईंधन सेल। ईंधन सेल यानी फ्यूल एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये फ्यूल वाला है, याद रखेंगे, ठीक है। और आगे देखिए, तभी मैं कह रहा हूं कि जो आप ईंधन ईंधन माने क्या कुछ और समझ रहे थे क्या? अरे तेल की बात कर रहा है भाई, ये गाड़ी वगैरह में क्या पड़ता है, लिक्विड फॉर्मेट में तो पड़ता है, तो या तो लिक्विड होगा या तो गैस होगा। भाई सीएनजी से गाड़ियां नहीं चलती हैं, आप ही बता दो, सीएनजी गैस से गाड़ियां चलती कि नहीं? सीएनजी पंप होते हैं कि नहीं? तो गैस होता है कि नहीं? वहां भी द्रव अवस्था में भी हो सकता है। तो ये चीजें दोस्तों आप सीधे सीधे याद रखेंगे। करा ज्वलित हाइड्रोजन तथा कार्बन, ज्वलित हाइड्रोजन तथा कार्बन ईंधन से विद्युत उत्पन्न करने की सामान्य विधियों में ईंधन विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले किस ऊर्जा में बदलता है दोस्तों? तो सब ये पहले ताप ऊर्जा में बदलता है, ठीक है, लिखिएगा, पहले
ताप ऊर्जा में, ठीक है। कोई चीज जलेगा, हम कह रहे हैं आपने आग जला दिया तो पहले तापीय ऊर्जा पैदा होगा ना। अगर कोई सीधे देखिए, मैं ज्यादा लफड़ा नहीं चाहता, कह रहा है कि इसमें जल गया, अगर ये ज्वलित हाइड्रोजन है, कार्बन है, तो जलकर पहले तापीय ऊर्जा पैदा करेंगे, बाद में, तो ये लिखा है ना कि पहले किस ऊर्जा में बदलता है दोस्तों, तो पहले ये तापीय ऊर्जा में बदलता है, बाद में जाकर ये विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। लिखिएगा पहले तापीय ऊर्जा में और बाद में विद्युत ऊर्जा में, ठीक है, बाद में विद्युत ऊर्जा में यह बदलता है। ये आप याद रखेंगे, अपने आप में थोड़ा सा टेक्निकल सवाल है तो इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। करंट ट्रांजिस्टर हो गया या घड़ियां हो गई, इनमें दोस्तों किस प्रकार के सेल का उपयोग किया जाता है, तो इसमें शुष्क सेल का उपयोग करते हैं। शुष्क सेल या जिसे हम ड्राई सेल भी कहते हैं, क्या कहते हैं, जिसे हम ड्राई सेल भी कहते हैं। शुष्क सेल या प्राथमिक सेल का उदाहरण है, एक बार यूज करके फेंक देना होता है, दोबारा इसे चार्ज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको समझाया था कि शुष्क सेल किसके अंतर्गत आता है, शुष्क सेल, पारा सेल, क्षारीय बैटरी, ये सब प्राथमिक सेल के अंतर्गत आते हैं, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। करा अप्राथमिक सेल, देखिए कितना कठिन सवाल दे दिया, एग्जाम में आ जाए तो बच्चा कहेगा अरे बाप रे, दो ही तो होता था, प्राथमिक द्वितीयक, यह प्राथमिक क्या होता है। अरे अप्राथमिक मतलब जो प्राथमिक नहीं है, जो प्राथमिक नहीं है, ठीक है, जो प्राथमिक नहीं है वह क्या होगा, वह द्वितीयक सेल होगा। बताइए, जो प्राथमिक नहीं है वो क्या होगा, द्वितीयक सेल होगा। तो आपसे पूछ रहा है कि द्वितीयक सेल का उदाहरण है, तो द्वितीयक सेल का उदाहरण क्या था, बताइए। आपने पीछे पढ़ा था लेड एसिड सेल, क्या पढ़ा था, लेड एसिड बैटरी, ठीक है, या निकिल कैडमियम बैटरी, पढ़ा था कि नहीं, निकिल कैडमियम बैटरी, या आपने पीछे पढ़ा था लिथियम आयन बैटरी, बताइए, लिथियम आयन बैटरी। यही सब जो है दोस्तों, इसी को तो हम द्वितीयक सेल के अंतर्गत रखते हैं। बताइए, कुछ अलग से आ गया क्या, अरे यही सारी चीजें, बस एक ही चीज को घुमा के दे रहा है। हमारा काम क्या है, बच्चे कहां गलत समझते हैं उनको वहीं से वापस खींच लेना, देखो ये वाली गलती नहीं करना, इसका मतलब ये होता। अब बच्चे जान गए, अब दोबारा कभी भी अगर ऐसा सवाल उनको मिलता है तो अपने आप अलर्ट रहेंगे, वो अपने आप सही कर देंगे। करा वह सेल जिसे पुनः चार्ज और पुनः प्रयोग किया जा सकता है, यह कौन सा सेल है दोस्तों, पुनः एक बार अंतिम में याद रखिए कि यह द्वितीयक सेल है। क्या है दोस्तों, यह द्वितीयक सेल है, द्वितीयक सेल है जिसको हम दोबारा क्या कर सकते हैं, जिसको हम दोबारा चार्ज कर सकते हैं, उनको पुनः प्रयोग कर सकते हैं। यह क्या है, द्वितीयक सेल है। इसे दोस्तों आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास फिर से ये समाप्त होती है। यार 30 सवाल पता नहीं चलता कब क्लास समाप्त हो जाती है, ठीक है। आप मौका दीजिए और जुड़िए हमारे साथ, कम से कम एक बार हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन करिए दोस्तों। विश्वास दिला दूं, मैं फ्री में आपको इतना अच्छा पढ़ा सकता हूं, इतना अच्छा कंटेंट दे सकता हूं, आप कल्पना नहीं कर सकते हमारे पेड कोर्स की क्वालिटी क्या है, सोच नहीं सकते। मैं उस स्तर की क्वालिटी पर दोस्तों काम करता हूं। भरोसा नहीं हो, एक बार अपने जीवन में, सिर्फ एक बार ये मॉडर्न हिस्ट्री का बैच ज्वाइन करके देख लो, आपको एहसास हो जाएगा कि सच में बचपन से ही हमको अगर ये मिल गया होता पढ़ने के लिए, तो आज मैं छोटे मोटे एग्जाम के लिए परेशान ना होता, आज मैं कोई बड़ा अधिकारी बन जाता। आप सपने देख सकते हैं, आप अपने सपनों को जो है पा भी सकते हैं, लेकिन उसके लिए मेहनत करना होगा। मैं आपको एकदम ऑथेंटिक चीज़ें दे रहा हूँ, आप केवल बैच में आइए, कम से कम डेमो ही देख लीजिए, मत परचेज कीजिए। जो डेमो क्लास है, मैंने काफ़ी डेमो क्लास दे रखा है, कम से कम 10-15 डेमो क्लास दे रखा है, कम से कम डेमो ही देख लीजिए। डेमो से ही आपको जो है ज्ञान मिल जाएगा कि हाँ इस बैच की क्वालिटी क्या है। आप ना अपने आप को निर्भर कर दें यूट्यूब पर, वहां से थोड़ा सा दूर कीजिए अपने आप को और हमारे पेड कोर्स को एक बार पढ़ के देखिए, आपको समझ में आएगा। ये एप्लीकेशन है, इसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, स्टडी 91 ऑफिशियल, बीच में फोटो लगी होगी, मेरी पहचान है, इसी पे सारी क्लास चलती है। कहीं कोई दिक्कत हो रही, समस्या हो रही, हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल कीजिए, संपर्क कीजिए, जो हमारी टीम आपको रिवर्ट करेगी, सहायता देगी, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, इतना मेहनत से पढ़ा रहा हूँ, अगर आपको लगे कि नितिन सर अच्छा काम करें तो प्लीज़ सहयोग कीजिए, ये निवेदन आप सभी से, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।